हेलो साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मित्रों, इस वीडियो में हम एस्टेट और पीपीएससी टीआरई और नेट के लिए खास करके यह वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसमें उसी को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज तैयार किया जा रहा है। तो एस्टेट के सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं, जो हमें सब में काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामाकरण। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का आश्रय लिया गया है। प्रथम पद्धति में साहित्य इतिहास का विभाजन 4 युगों या कालखंडों में किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल और तीसरा रीतिकाल। आधुनिक काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नागरी प्रचारणी सभा के साहित्य इतिहासों में इसे अपनाया गया है। हम नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं। द्वितीय पद्धति में केवल 3 युगों की कल्पना ही विवेक सम्मत मानी गई है। पहला आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में इसी का अनुसरण किया गया है। तृतीय पद्धति जो है, उसमें तृतीय पद्धति में साहित्य का विभाजन विधा क्रम से किया जाता है। इसमें समस्त साहित्य का एक साथ अध्ययन करने की अपेक्षा कविता तथा गद्य साहित्य की विविध विधाओं के इतिहास का वर्गीकृत विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। अनेक खंडों में उपलब्ध साहित्य इतिहास ग्रंथ इसके उदाहरण हैं। और चतुर्थ पद्धति ऋजु पद्धति है, जिसमें शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही यथार्थ माना जाता है। इस पद्धति का अनुसरण आरंभ में विदेशी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इतिहास ग्रंथों में आंशिक रूप से किया गया है। डॉक्टर गिरियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश किया है। डॉक्टर गिरियर्सन का काल विभाजन है: पहला चाणक्य काल 700 से 1400 ईस्वी तक, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी, और पांचवा मुगल दरबार तुलसीदास रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी, और तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। 18वीं सदी में 1700 से 1800 ईस्वी, और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, और विविध अज्ञात कवि। तो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन, मिस्र बंधु ने जो काल विभाजन किया, उन्होंने प्रारंभिक काल संवत 700 से 1444 विक्रम तक माना है। माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680 विक्रमी तक माना है, और तीसरा अलंकृत काल संवत 1681 से 1889 विक्रमी तक माना है। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी तक माना है, और वर्तमान काल 1926 से लेके अब तक का माना है। इसके बाद मित्रों आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इन्होंने आदि काल को वीर गाथा काल कहा। संवत 1050 से 1375 तक इसका पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल उन्होंने कहा, जिसे भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। और इसके बाद उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहा, संवत 1700 से 1900 विक्रमी तक। और चौथा आधुनिक काल, जो गद्य काल 1900 से 1984 तक जाना। इसके बाद राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, जो संधि काल संवत 750 से 1000 ईस्वी तक। इसका चारण काल 1000 से 1375 तक माना गया।
इसका भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से अब तक। इसका बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन, जिन्होंने आदि काल को संवत 200 से 1375 माना, भक्ति काल को 1350 से 1700, रीति काल को 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से आगे। आदर्श और सर्व प्रचलित काल विभाजन आदि काल 700 से लेकर 1450 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से 1750 ईस्वी तक, और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1750 से 1850 तक। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से आगे और भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक माना गया। द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया। क्षयवाद युग 1918 से 1938 तक माना गया, और प्रगति प्रयोगवाद युग 1938 से 1953 ईस्वी तक माना गया। नई कविता नव लेखन युग 1953 से आगे माना गया। इसका देवसेन कृत हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। इसे मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल, डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल, आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने जय काल और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। तो मित्रों ये सब बेस है, महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य हिंदी आदिकाल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल और गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने उद्भव काल कहा है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने श्रपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। श्रप्पा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शीलभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना मानी गई है। इसके 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों की संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से था। प्रथम सिद्ध सरप्पा 8वीं सदी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। सिद्ध कवियों ने नैरात्म्य भावना, काया योग, सहज शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है और वर्णाश्रम अवस्था पर तीव्र प्रहार भी किया है। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली में रचनाएं की है। संध्या भाषा वस्तुतः अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली का उलटवासी कहा जाता है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक्य संयम, शारीरिक मानसिक सुनिश्चितता अपनाने पर जोर दिया तथा मध्य मांस के त्याग हेतु आग्रह किया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ, जिसे मच्छंदरनाथ कहा जाता है, उनके शिष्य थे। मच्छंदरनाथ जो थे वो जलंधर नाथ के शिष्य थे। ईला पिंगला नाद बिंदु की साधना, सठ चक्र वेधन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत साधना के मुख्य अंग हैं। संध्या भाषा या उलटवासी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया है। जैन मतावलंबी अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया। यह साहित्य प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं दो प्रकार की थी, जिनमें नाथ सिद्धों की तरह अंत साधना, उपदेश, नीति, सदाचार आदि का मंडन और कर्म कांड
वर्ण व्यवस्था आदि का खंडन है। ये रचनाएं प्रायः दोहों में रचित मुक्तक काव्य हैं, जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार मानकर जैन मत का प्रचार किया गया है। शंभु पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं। इन्होंने राम कथा को आधार मानकर पौमचरियों की रचना की। तुलसीकृत रामचरितमानस में पौमचरियों का प्रभाव परिलक्षित हुआ है। पौमचरियों 5 कांड और 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है, अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। डॉक्टर भयानी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। रोडाकृत रौड़वेल 11वीं शताब्दी गद पद मिश्रित चंपू काव्य, जो गद और पद मिश्रित होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार मालवा के एक शिलालेख पर आधारित है। रोडाकृत राउड़वेल 11वीं शताब्दी लौकिक श्रृंगारी काव्य है। इसमें किसी राजा के अंतःपुर में रहने वाली विभिन्न प्रदेशों की रानियों का वर्णन है। राउड़वेल से नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ माना जाता है, जो नख से सिख तक का पूरे शरीर का वर्णन करता हो। भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश रासक 13वीं शताब्दी है। इसके रचयिता अदहमान अब्दुल रहमान है। यह 3 प्रकरणों में विभाजित 223 छंदों का संदेश काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, इसके बाद कीर्ति पताका, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, इसके बाद जय मैंक जस चंद्रिका, इसके बाद परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदावली। विद्यापति की रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपति नाला कृत विशलदेव रासो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध हैं। विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की। इनमें 11 संस्कृत के, 2 अवहट के तथा 1 मैथिली का है। विद्यापति को मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव, कवि रंजन, कवि कंठहार आदि नामों से जाना जाता है। विद्यापति ने अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति की कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का प्रबंध काव्य है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें कवि ने जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया है। कीर्ति पताका का अभी तक सूचना मात्र है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इसमें राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का वर्णन है। कवि का मन व संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रहा है। विद्यापति पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर काफी विवाद बनी हुई है। विद्यापति की पदावली में प्रार्थना और नाचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आधाराधीन गीत हैं, अतः कुछ विद्वान इन्हें भक्त कवि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, ये शुक्ल जी कहते हैं। मिथिला में विद्यापति को कोई वैष्णव कवि नहीं मानता और न ही भक्त कहता है। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त कवि मानते हैं। विशलदेव रासो शंकर भरी नरेश विशलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाली 12 मासा वर्णन सर्वप्रथम विशलदेव रासों में ही मिलता है। हम्मीर रासो जय चंद्र प्रकाश और जय मैंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हम्मीर विषयक एक पद प्राकृत पैंगलम में अवश्य मिलता है।
जगनीकृत परमाल रासो अल्लाह के रूप में ही पहचाना जाता है। अल्लाह एक प्रकार के लोक गान है जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। खुमान रासों के रचयिता दलपति विजय है। इनमें 9वीं सदी के खुमान के युद्ध का वर्णन है। इसमें मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि यह रचना 17वीं सदी के आसपास की है। पृथ्वी राज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 सर्गों का में विभक्त है। काव्य के प्रारंभ में मंगलाचरण, वस्तु निर्देशन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा तथा ग्रंथ का महत्व निरूपण है। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल और इसका मूल रूप सर्वाधिक विवादास्पद रहा है। डॉक्टर वूलर को जब पता चला कि पृथ्वीराज रासो की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि के इतिहास सम्मत नहीं है तो उन्होंने इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की थी। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वालों में गौरी शंकर, हीराचंद्र ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामलदान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वालों में मिश्र बंधु, कर्नल टाड, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित है जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। पृथ्वीराज रासो काव्य पिंगल शैली में लिखा गया है जो ब्रजभाषा का वह रूप जिसमें राजस्थानी बोलियों का मिश्रण है। पृथ्वीराज रासो काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस प्रमुख है, यद्यपि इसके अंगिरस वीर ही माना जाता है। चंद्रवरदाई ने इस ग्रंथ में नायिका का नक्शिक वर्णन, सेना के प्राण, युद्ध, षड ऋतुओं आदि का वर्णन खूब मन लगाकर किया है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। पृथ्वीराज रासो में सर्ग को समय कहा गया है। इसमें सबसे बड़ा समय कनवज युद्ध है जो पृथ्वीराज रासो का मूल कथानक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के वार्णिक मात्रिक छंद मिलते हैं, किंतु छप्पय चंद्रवरदाई का अपना प्रिय छंद है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध भाग के रचयिता चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन है। फर्रुखाबाद के कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में पृथ्वीराज रासो को प्रकाशित कराया था। पृथ्वीराज रासो का एक खंड कैमास वध है। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। पृथ्वीराज कृत मातृका प्रथमाक्षरो दोहारा अब तक उपलब्ध प्रथम बावनी काव्य है। आदिकाल के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार अमीर खुसरो 14वीं सदी में उनकी पहेलियां मुक्कड़ियां दो खूने अभी तक प्रचलित है। अमीर खुसरो की भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। अमीर खुसरो कृत नूसी पहर में भारतीय बोलियों के सामर्थ्य में विस्तृत वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता ए हिंद की उपाधि दी थी। संगीत के क्षेत्र में खुसरो ने आवाज ए खुसरवी
नाम ग्रंथ की रचना की तथा अनेक नवीन रागों का आविष्कार किया। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदुई, हिंदोई, हिंदवी जैसे शब्दों के प्रयोग करके हिंदी का नाम दिया। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल यमीनुद्दीन खुसरो है, जो त्रिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में लेखक ने हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग जोधपुर के कविराज बाकीदास की कुकवी बतीसी सन 1871 में हुआ था। डिंगल साहित्य गद्य पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। पद में यह साहित्य रासो प्रकाश रूपक और वचनिका रूप में तथा गद्य में ख्यात बात विगत पीढ़ी और वंशावली आदि रूपों में मिलता है। राठौनारी ख्यात में भट्ट केदार कृत जय चंद्र प्रकाश और मधुकर कवि कृत जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख मिलता है। वसंत विलास आदि काल की अत्यधिक सरस साहित्यिक कृत है। इसके रचयिता का पता नहीं चल सका है। इसके 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। चरचरी अथवा चाचरी आदिकालीन काव्य रूप है। इसका प्राचीनतम प्रयोग हरिभद्र सूरी कृत समराचयी कहा में मिलता है। वसंत ऋतु होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत फागुन कहा जाता है। आदिकालीन वसंत विलास फागु, विरह देसावड़ी फागु, स्थूल भद्र फागु, नेमिनाथ फागु इत्यादि प्रमुख है। जिन चंद्र सूरी फागु सर्वाधिक प्राचीन है। वसंत विलास जैनेतर फागु है। आदिकाल में लोक भाषा काव्य की भी प्रचुरता रही है। इनमें ढोला मारूरा दोहा सर्वाधिक लोकप्रिय महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहे को हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहे के बीच की कड़ी माना है। आदिकालीन जगत सुंदरी प्रयोग माला वैदिक ग्रंथ है। इसके रचयिता का नाम अज्ञात है। प्राकृत पेंगलम आदिकालीन हिंदी साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्राकृत अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं छंदों के उदाहरण के रूप में संग्रहित है। प्राकृत पेंगलम में पुरानी ब्रजभाषा, राजस्थानी खड़ी बोली, अवधी और मैथिली भाषा के तत्वों का मिश्रण है। प्राकृत पेंगलम में कुछ पद कवि बब्बर द्वारा रचित है। इसकी कविताओं में सुखी और संपन्न जीवन व्यथा है। इसका चित्रण मिलता है। मौलाना दाऊद कृत चंदायन प्रेम काव्य परंपरा का सुंदर ग्रंथ है। यह रचना आदिकालीन होते हुए भी विषय और शैली की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। आदिकालीन साहित्य और उनकी साहित्यिक जो कृतियां हैं वो निम्न प्रकार है। सरहप्पा दोहा कोश के लेखक है देवसेन श्रावकाचार्य। सबरप्पा चर्यापद, योगचर्या डोंबिप्पा और अक्षराद्वय कोपदेश, शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास, आशु कवि चंदनवाला रास, जिन धर्मसूरी स्थूली भद्र रास और विजय सेन सूरी रेवंत गिरी रास, सुमति गनी नेमिनाथ रास, स्वयंभू वाउम चरियु और रिट्टे नेनी चरियु, अरिस्टेनी मी चरित या हरिवंश पुराण, पोइम चरियु, नाग कुमार चरित, स्वयंभू छंद। इसके बाद है पुष्पदंत महापुराण, जसहर चरियु, नायक कुमार चरियु, कनकामर मुनि, करकंड चरियु, धनपाल, भविष्यत कहा, लौकिक महाकाव्य, अदामान, अब्दुल रहमान संदेश रासक, जिनदत्त सूरी उपदेश रासक, हरिभद्र सूरी, सनत कुमार चरियु, उद्योतन सूरी कुवलय माला कहा, हेमचंद्र, शब्दानुशासन, सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल प्रतिबोध, जैन आचार्य मेरुतुंग,
प्रबंध चिंतामणि, जयेंदु, परमात्म प्रकाश, योगासार गद्य, राम सिंह, पाहुर दोहा, रोडा, राउरवेला, दामोदर शर्मा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, व्याकरण ग्रंथ है। ज्योतिश्वर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर, लक्ष्मीधर, प्राकृतिक पेंगलम, भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि, जय मैंग जस चंद्रिका, लालच दास, हरिचरित्र, व्यास कवि, नल दमयंती कथा, कांसीराम, कनक मंजरी, पृथ्वीराज, बेली कृष्ण, रुक्मिनीरी, नरपति नाला, बीसलदेव रासो, जगनिक परमाल रासो, चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो, दलपति विजय खुमान रासो, सरंगधर हमीर रासो, नल सिंह विजयपाल रासो, महेश्वर सूरी, संयम मंजरी, आसगु कवि, चंदन बाला रास, जीव दयारास और उदयवंत गौतम स्वामी रास, सुमति गुनी, नेमिनाथ रास, प्रज्ञा तिलक, कच्छुली रास, कवि सूर्यमल, वंश भास्कर, वीर सतसई, कुशल लाभ, ढोला मारूरा, दूहा। ये उस समय का कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ थे और उनके रचनाकार। आदिकालीन प्रमुख साहित्यिक उक्तियां जो महत्वपूर्ण रही है वो कौन सी, कथन किसके द्वारा कही गई है, और उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। 12 बरस लो कुकुर जीवै अरु 13 लो जिय सियार, बरस 18 छत्री जीवै आगे जीवन को धिक्कार। तो यह जो पंक्ति है यह जगनिक के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक जलहन हाथ दे चली गज्जन निरपकाज, यह चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित है, क्योंकि जब चंद्रबरदाई अपने मित्र को बचाने के लिए, पृथ्वीराज को बचाने के लिए जब गए तो अपने पुस्तक की शेष भार जलहन को सौंप के गए, जो बाकी का सर्ग जलहन ने उसे पूरा किया। मनहु काला संभान कला 1600 बनिए, बाल वैसे ससीता समीप अमृत रस पिनिए, यह चंद्रबरदाई की है। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल, चियरा सहाबे मूकल, ये सरहप्पा के हैं। जिही मन पवन न संचरई रवि शशि ना पवेश, तही वट चित विषाम करियो सरहे कहिए उवेश, यह सरहप्पा की है। राम कहा सरी ए सोहती, जिन दिसी दिसी तिमिरई मिली आई, ती दिसी दिसी जा रही मिली आई, यह स्वयंभू की है। पुष्प भल्ला हुआ जो मरिया, वहिनी महारा कुंता, लज्जे न वसंत तू जग गई भग्गा घर अंतु, यह हेमचंद्र के द्वारा रचित है। ताबा तुवा ए दुई सूचा राजा ही ते जोगी ऊंचा, ताबा दुवै तुवा तरह जीव जोगी राजा मर, ये चर पटनाथ के द्वारा यह रचित है। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारथ मिलिया सहु, चरपटनाथ का है। सेवता अवधु जीवता मूबा, बोलता अवधु व्यंजरावे सुबा, ये गोरखनाथ की है। 9 लख पात्री आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लय जोगी खेल अब अंतरी बसय भंडारा, यह गोरखनाथ के हैं। पुरुष कहानी हो कहो जसु, पठावे पुन्ना देसिल बैना सब जन मिठा, तय तैसन जपो अभट्ठा, ये दोनों विद्यापति की है। कनक कदली पर सिंह समराल, ता पर मेरू सामने, विद्यापति के हैं। क्या जानू वह कैसा है, जैसा देखा वैसा है, यह अमीर खुसरो की रचना है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औदा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे, भी अमीर खुसरो की है। एक नारी ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खावे, सूख है ताल सांप मर जावे, ये भी अमीर खुसरो के हैं। मित्रों अब कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो महत्वपूर्ण है इसको जान लेते हैं। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो मित्रों इसे गारसा द तासी ने किया। गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम
क्या है? तो इसका नाम है इस्तबार दौला लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी। इसके बाद इस्तबार दौला लिटरेचर हिंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? तो मित्रों यह फ्रेंच भाषा में लिखी गई है। तब का तू स्वरा के लेखक कौन है? तो मौलवी करीमुद्दीन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तज़किरा कहा गया है? तो मित्रों इसे कहा गया है तज़किरा ए स्वरा ए हिंदी। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है? तो मित्रों इसे माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया है तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन के द्वारा रचित है, इसे माना गया है। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? तो शिव सिंह सेंगर है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया है? तो इसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक सन 1888 में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो मित्रों इसमें डॉक्टर ग्रियर्सन कृत मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किया गया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो इसे किशोरी लाल गुप्त ने माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? तो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज को कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? तो मित्रों शिव सिंह सरोज से ली है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? तो मित्रों इसमें जो कवियों की संख्या है वह है 952। कितनी है? 952। हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के अधम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? मित्रों यह कथन प्रोफेसर नलिन बिलोचन शर्मा का है। नलिन बिलोचन शर्मा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया। उसमें साहित्य के विकास क्रम का सही निर्धारण नहीं है, उसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं, वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। तो मित्रों इसका जो उत्तर होगा वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी का नाम सम्मिलित नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल विभाजनों में विभाजित किया गया है? तो इसे 5 में विभाजित किया गया है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु विनोद। पादरी F.E. कोई द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ये जो प्रकाशित हुआ था हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली थी? तो ये जो मिली थी पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिली थी। आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमि के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो प्रकाशित हुआ था मित्रों ये हिंदी साहित्य का विकास, इसका हो जाएगा वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1929 में हुआ था। हिंदी साहित्य सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य में अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार
किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं है? तो जो सिद्धों और योगियों की रचना साहित्यिक कोटि की नहीं है। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, तो क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय जो जाता है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को जाता है। ये हो जाएगा इसका। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे गंगा प्रसाद सिंह। किस साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का विजक कहा गया है? तो इसे कहा गया हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? तो इसे चारण काल नाम दिया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 8वीं सदी से माना है। दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो ये निर्देश है 12वें। हिंदी साहित्य के आदिकाल के आरंभिक काल नाम से अभिहित है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। हिंदी साहित्य ग्रंथ में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां हैं? तो 4 पद्धतियां हैं। एपीकेई ने के हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने काल में विभक्त किया गया है? तो इसे 4 में विभक्त किया गया है। निम्नलिखित में किस ने हिंदी की शैशवावस्था को वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य के उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाया है? तो एपीकेई ने। किस साहित्य इतिहास ने जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाया है? किस साहित्यिक इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्तियों को काल विभाजन का आधार बनाया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो उन्होंने इसे 4 काल खंडों में विभाजित किया है। वीर गाथा काल नाम से के विरुद्ध सब प्रमुख आपत्ति है। जिन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया गया है उनमें धार्मिक की प्रधानता है, उनमें श्रृंगार रस है, उनमें कुछ अपर्याप्त और कुछ प्रवर्ती काल की रचनाएं, उनमें हठयोग की प्रधानता है। तो ये उसमें कुछ अपर्याप्त और कुछ प्रवर्ती काल की रचनाएं हैं। सी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है आदिकाल। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो 950 वर्षों के साहित्य पर प्रकाश डाला है। निम्नलिखित में से किसे साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी के आदिकाल के सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो महापंडित राहुल संकृत्यायन ने कहा है। आदिकाल का विशब्द विश्लेषण करने का श्रेय किसे जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाले परीक्षा में बहुत ही काम आने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।